हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर विद आईएएस। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनालॉगी के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को देखेंगे। एनालॉगी का सबसे मेन पर्पज़ ये होता है कि आपका इंटेलिजेंस चेक किया जा सके, यानी कि आपकी रीजनिंग चेक की जा सके, एज वेल एज आपका जनरल नॉलेज भी चेक किया जा सके, एज वेल एज आपका वोकेबुलरी भी चेक किया जा सके। देखिए इस एक चैप्टर में ना इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। ये एक चैप्टर इस तरह का है, एनालॉगी का जो रीजनिंग का जो पार्ट है एनालॉगी का, वो इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट अपने अंदर समाया हुआ है कि उसमें आपकी तीनों चीज़ें एक साथ तैयार होती हैं। आपका जीके भी और जीके जीएस भी तैयार होता है, आपकी वोकेबुलरी भी तैयार होती है और साथ ही साथ आपका रीजनिंग तो तैयार होती ही है। सबसे पहली बात, एनालॉगी में आपको पता होना चाहिए कि एनालॉगी में आपको एक रिलेशन दे रखा होता है और दूसरा रिलेशन आपसे पूछा होता है। यानी कि अगर आपको एनालॉगी के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एनालॉगी के क्वेश्चंस में आप लोगों को पहले दो वर्ड में एक रिलेशन पता करना है कि इन दो वर्ड्स के बीच क्या रिलेशन है। बिल्कुल वही सेम रिलेशन रखता हुआ आपको एक चौथा वर्ड ढूंढना है जो थर्ड वर्ड के साथ वही रिलेशन रखता हो जो रिलेशन फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड के साथ रखता था। चलिए तो देखते हैं आज के इन क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन में कहा गया जायंट का जो रिलेशन ड्वार्फ के साथ है, जीनियस का वही रिलेशन किसके साथ होगा, और चार ऑप्शन दिए गए हैं, विक्ड, जेंटल, इडियट और टाइनी। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जायंट मीन्स क्या होता है, ड्वार्फ मीन्स क्या होता है। तो जायंट का जो रिलेशन ड्वार्फ से होगा वही सेम रिलेशन आपका जीनियस का किससे होगा। तो जायंट मीन्स होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है ना। जायंट मतलब काफ़ी बड़ा, काफ़ी विशाल, और ड्वार्फ मतलब बोना। तो इसका मतलब है कि जायंट का एकदम अपोजिट लिखा हुआ है, यानी कि जायंट का एंटोनिम्स ड्वार्फ होता है। जायंट का एंटोनिम्स ड्वार्फ होता है। तो आपको देखना है कि जीनियस का एंटोनिम्स यानी कि विलोम क्या होगा। तो जीनियस मतलब बहुत बुद्धिमान, अब जीनियस का विलोम आप समझ गए होंगे। विक्ड मतलब तो शैतान होता है, जेंटल मतलब यानी कि एक साधारण। अगर आपका जीनियस बुद्धिमान है तो इडियट क्या हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा यानी बदतमीज, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, मूर्ख। तो इडियट का दूसरा मीनिंग क्या होता है, मूर्ख, ठीक है। तो यानी कि आपको देखना यही था बस कि जायंट का ड्वार्फ, तो जीनियस का क्या हो जाएगा, इडियट। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है न्यूज़पेपर का जो रिलेशन प्रेस से है वही रिलेशन क्लोथ्स का किससे है। तो न्यूज़पेपर का प्रेस के साथ क्या रिलेशन है आप सोचो। तो न्यूज़पेपर प्रेस के अंदर छपते हैं, यानी प्रेस के अंदर न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, यही कहिए कि छपते हैं। तो वैसा ही कपड़ा कहाँ पर जो है ना बनता है। तो कपड़े को बनाने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है। तो टेलर कपड़ा नहीं बनाता, टेलर कपड़ा नहीं बनाता, टेलर तो हमारी शर्ट पैंट ये चीज़ें बनाता है। तो इसका मतलब टेलर जो है वो कपड़ा नहीं बनाता। टेक्सटाइल मतलब तो धागा होता है, ठीक है ना। तो धागे की इंडस्ट्री में टेक्सटाइल अलग कहानी हो गई, फाइबर अलग हो गया। मिल के अंदर आपका कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो काम न्यूज़पेपर के लिए प्रेस का है वही सेम काम क्लोथ्स के लिए मिल का है, ठीक है। ये तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया एनीमिया का जो रिलेशन ब्लड से है, एनार्की का वही रिलेशन किससे होगा। तो एनीमिया मतलब क्या है, एनीमिया ब्लड की कमी से होता है। एनीमिया एक बीमारी है जिसको कहते हैं हम लोग खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आप बताइए, यानी कि इसकी लैक से, इसकी कमी से ये हो रहा है। तो बताओ किसकी कमी से ये होगा, एनार्की। तो एनार्की मतलब क्या होता है, एनार्की मतलब एक तरीके का किसी एक निरंकुश शासन का होना, किसी एक अकेले व्यक्ति के हाथ में पूरे शासन का होना, ठीक है ना। मोनार्की मतलब तो राजशाही होता है, और एनार्की मतलब किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में अगर पूरी सत्ता आ जाए तो उसको एनार्की कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जहां पर गवर्नमेंट ना हो वहां एनार्की होती है। गवर्नमेंट का मतलब होता है बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी हुई एक संस्था, ठीक है। तो अब जरा इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो एनीमिया, ब्लड की कमी से एनीमिया, तो फिर किस चीज की कमी से एनार्की। तो हम कहेंगे लॉलेसनेस, कोई जरूरी नहीं है। लॉलेसनेस मतलब लॉ की कमी नहीं, लॉ तो वहां भी हो सकता है, कानून तो वहां भी हो सकता है जहां किसी एक अकेले व्यक्ति के हाथ में राज आ गया हो, यानी जहां एक अकेला ही व्यक्ति पूरे शासन को, पूरी सत्ता को संभाले हुए हो, वहां भी लॉ हो सकते हैं। तो यानी कि लॉलेसनेस की वजह से आपकी एनार्की नहीं आती है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। गवर्नमेंट, हाँ जाहिर है कि जहां किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता आ गई तो इसका मतलब वहां गवर्नमेंट की कमी होगी। गवर्नमेंट की कमी का मतलब है कि गवर्नमेंट नहीं होगी, यानी एक ऐसी संस्था नहीं होगी जो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी हो, किसी एक पर्टिकुलर आदमी के हाथ में सब कुछ होगा। तो यानी कि मुझे तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑप्शन एकदम प्रॉपर लग रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक बार और चेक करते हैं सी और डी को, वो भी चेक कर लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये पता चल गया तो आप सी और डी को चेक नहीं करेंगे। आगे बोला इसने मोनार्की मतलब तो राजशाही होती है, मतलब जहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता है उसको आप मोनार्की कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ मोनार्की भी नहीं होगा।
डिसऑर्डर मतलब जहां पर क्या ना हो, कानून ना हो। डिसऑर्डर मतलब जहां बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन हो गया हो, डिसऑर्डर मतलब, ठीक है। तो डिसऑर्डर भी नहीं है। सबसे मेन इसमें सबसे प्रॉपर आंसर क्या होगा आपका, गवर्नमेंट। यानी ब्लड की कमी से एनीमिया होता है, तो गवर्नमेंट की कमी से जहां पर जिस जगह पर गवर्नमेंट नहीं पाई जाती है वहां पर एनार्की देखने को मिलती है। चलिए चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कैटल का जो रिलेशन हर्ड से है, शीप का वही रिलेशन किसके साथ होगा। तो कैटल मतलब क्या, पशु। तो कैटल मतलब पशु होते हैं, किस तरह के पशु, मतलब जैसे भैंस, बैल, गाय, तो इनको हम कैटल कह सकते हैं। तो कैटल का हर्ड के साथ क्या रिलेशन है, कैटल के झुंड को हर्ड कहा जाता है, पशुओं के झुंड को हर्ड कहा जाता है। हर्ड मतलब झुंड, लेकिन किसका झुंड, पशुओं का झुंड। तो कैटल मींस, कैटल का जो रिलेशन हर्ड के साथ है वही सेम रिलेशन शीप मींस भेड़, भेड़ का किसके साथ होगा। तो देखो पशुओं के यानी कि भैंस, बैल है ना, गाय, इन सब के झुंड को कहा जाता है हर्ड। तो वैसे ही भेड़ों के झुंड को कहा जाता है फ्लॉक, FLOACK, फ्लॉक। तो फ्लॉक इज द राइट आंसर। शीप मींस भेड़, भेड़ों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, ये याद रखना है। देखो अब मैं इसीलिए कह रहा था आपको कि जीके भी तैयार होगा, वोकैब भी तैयार होगा और साथ ही साथ रीजनिंग भी तैयार होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फ्लॉक मतलब अगर नहीं भी पता था तो आपको पता हो जाएगा कि फ्लॉक मतलब भेड़ों का झुंड, ठीक है ना, यानी शीप का झुंड। स्वार्म दूसरा ऑप्शन में दिया, हालांकि फ्लॉक इज द राइट आंसर, लेकिन दूसरा ऑप्शन में दिया स्वार्म। स्वार्म मतलब होता है मधुमक्खियों का झुंड, मधुमक्खियों का। आपने देखा होगा जब मधुमक्खियां एक साथ, जब किसी मधुमक्खियों का पूरा ग्रुप देखते हैं ना, जब चलती हैं तो एक साथ भिनभिनाते हुए चलती हैं, तो वो जो मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा सा झुंड होता है उसको कहा जाता है स्वार्म। शोल, शोल मतलब होता है मछलियों का झुंड। आपने देखा होगा कभी कभी कि पानी में ना मछलियां एक साथ चल रही हैं, एक तरफ जब जा रही हैं तो पूरा पूरा झुंड एक साथ चल रहा है, तो मछलियों का जो झुंड होता है उसको शोल कहा जाता है। और मॉब मतलब लोगों का झुंड, इंसानों का झुंड, ठीक है ना। कई सारे लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कहीं पर एक तरफ चल पड़े या एक ही तरीके से काम करने लगे तो उसको कहा जाता है क्या, मॉब। मॉब मतलब लोगों का झुंड, ठीक है ना। देखिए कितनी काम की बातें हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कैटल का जो रिलेशन हर्ड के साथ है वही रिलेशन शीप का फ्लॉक के साथ है। फ्लॉक मतलब भेड़ों का झुंड। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कहा गया बॉटनी का जो रिलेशन प्लांट्स के साथ है वही सेम रिलेशन एंटोमोलॉजी का किसके साथ होगा। तो देखिए बॉटनी मतलब, बॉटनी वनस्पति विज्ञान को कहते हैं, मतलब वो विज्ञान जिसमें हम लोग वनस्पतियों के बारे में जानते हैं, यानी प्लांट्स के बारे में जानते हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बॉटनी इज द साइंस इन विच वी डील द स्टडी ऑफ द प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की स्टडी को डील करते हैं। तो जाहिर है कि बॉटनी इज द साइंस, मतलब बॉटनी में हम प्लांट को पढ़ते हैं। तो बताइए एंटोमोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो हम कहेंगे भैया स्नेक्स, नहीं स्नेक्स की स्टडी नहीं होती, इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटेमोलॉजी मतलब कीट पतंगों की स्टडी, वो साइंस या वो विज्ञान जिसमें हम लोग कीट पतंगों की स्टडी करते हैं, कीड़े मकोड़ों की स्टडी करते हैं, वो साइंस कहलाती है हमारी क्या, एंटोमोलॉजी, एंटेमोलॉजी, ठीक है। तो जो रिलेशन बॉटनी का प्लांट से है वही रिलेशन एंटेमोलॉजी का आपका इंसेक्ट से है। मुझे उम्मीद है कि आज के अपने इस वीडियो लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ समझा और सीखा होगा और आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया लगे होंगे। अगर आप यहाँ वीडियो पर एंड तक बने रहे और आपने वीडियो को अंत तक देखा तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पसंद किया होगा। इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।